व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो आपका है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। और ये मैं वीडियो का आपके लिए पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ और ऑलरेडी हमने इसके 2 पार्ट अपलोड कर लिए हैं और उन दोनों पार्ट्स को आप एक बार दोबारा से फिर देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और इस पार्ट के अंदर मैं आपको जो टॉपिक करवाने में जा रहा हूँ वो आपका टॉपिक होएगा डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड। अब जो डेफिशिएंट डिमांड है उसका आपको बेसिक मीनिंग ये पता होना चाहिए कि डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री के अंदर जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी ज़्यादा है और जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी कम है। तो जब कंट्री के अंदर सप्लाई ज़्यादा है और आपकी डिमांड कम है, इसी कंडीशन को हम बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं आपका डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि डिमांड का सप्लाई से कम होना ही आपकी डेफिशिएंट डिमांड है। अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें जो हमें डायग्राम के अंदर यूज़ होगी, तो उसमें आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है और इस सप्लाई को हम डोनेट करते हैं ADF के साथ। ADF का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई कितनी करी है उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और दूसरा वर्ड आता है हमारे पास इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड। जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग डोनेट करेंगे एग्रीगेट डिमांड ऑफ प्लैंड। प्लैंड का मतलब होता है कि जितनी भी हाउस होल्ड ने जितना उसको रोज़गार मिला है, जितना उसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम तो जनरेट होगी जो आपने प्रोड्यूसर ने आपको जो इनकम प्रोवाइड करके दी है। लेकिन आप उसमें से खर्च कितनी कर रहे हैं? जितना आपको रोज़गार मिला है आप उससे अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग कम है जबकि प्रोड्यूसर ने आपको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करके दिया है, तो उसके कारण उसकी प्लानिंग है जो प्रोड्यूसर की और जो आपकी प्लानिंग है खर्चा करने की, उन दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ गया और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। अब यहाँ से बात समझने वाली है कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है उसको हम डोनेट करते हैं ADF से। तो आपका इसके अंदर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ग्रेटर होगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई ऑफ प्लैंड। कि जितनी आपने प्लानिंग करी है, यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे D। ये प्लानिंग किसने करी है? जिन्होंने लोगों ने आपकी गुड्स एंड सर्विस को परचेज़ करना है। और जो ADF है ये किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस का फ़्लो हुआ है ये उसकी प्लानिंग है। तो दोनों की प्लानिंग के अंदर डिफरेंस ये आया कि जो प्रोड्यूसर ने प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट देने के लिए करी वो ज़्यादा की, जबकि कंज्यूमर ने उसकी डिमांड क्या करी है? कम करी है। तो इसलिए दोनों की जो विश हैं वो आपस में मैच नहीं हो रही। उसकी प्लानिंग ज़्यादा होगी प्रोड्यूसर की, लेकिन कंज्यूमर ने उसकी डिमांड कम करी। तो इन दोनों का जो गैप है इसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब अगर बात करें कि इसके अंदर आपके रिसोर्सेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहला कंक्लूज़न तो ये निकलेगा कि इसके अंदर आपके जो रिसोर्सेज हैं आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। आपके रिसोर्सेज का अभी फुली यूटिलाइज नहीं हुआ। फुली यूटिलाइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके जो हाउस होल्ड वाले व्यक्ति हैं उन्होंने प्लानिंग अभी कम की है। कि अगर कल को आपकी कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल अप हो जाता है, मतलब इनकी जो हाउस होल्ड की प्लानिंग अगर ज़्यादा भी हो जाती है कि वो पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस को परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास सप्लाई का इतना स्टॉक तो है कि हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम यानी कि उनकी डिमांड को जितनी वो डिमांड पहले से ज़्यादा करेंगे हम उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके जो रिसोर्स हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हुए, आपके पास से रिसोर्स है जो वो फ्री पड़े हैं। और इसके अंदर आपका दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि रिसोर्स तो हमारे फुली यूटिलाइज नहीं हुए और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बनता है एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। कि इस कंडीशन के अंदर हमारे पास कैपेसिटी एक्स्ट्रा पड़ी है कि अगर आप चाहें एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि आप चाहें तो आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है जो उसका यूज़ करके
आप लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। इसके अंदर आपके रिसोर्स हैं जो वो फुली यूटिलाइज नहीं होंगे, और दूसरी बात आपके पास जो इकॉनमी है उसके अंदर प्रोडक्शन करने की एक्सेस कैपेसिटी है कि अगर कल को लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी जाती है तो आपके पास इतने रिसोर्सेज तो फ्री पड़े हैं कि आप उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब यहाँ से आप इसका समझोगे डायग्राम कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमने एक डायग्राम का रफ मैप बनाया। तो यहाँ पे आपका आ गया एक्स एक्सिस और इसके ऊपर आपका आ गया वाई एक्सिस। तो ये आपने दो एक्सिस ले लिए। यहाँ से हमने शो कर दिया आपकी एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पे हमने शो कर दिया आपकी एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हम शो करेंगे, सबसे पहले शो करेंगे आउटपुट। आउटपुट के बाद लोगों को मिलेगा रोज़गार, तो हम सेकंड नंबर पे शो करेंगे एम्प्लॉयमेंट। और जब एम्प्लॉयमेंट शो करेंगे तो उससे लोगों की क्या जनरेट होती है, इनकम। और ये मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में बता दिया था कि ये नाम सेम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सेम रेशो में इंक्रीज़ होते हैं। जितनी ही आपकी आउटपुट बढ़ेगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उतनी ही आपकी इनकम बढ़ेगी। और इसका मेनली कारण ये है कि जो केन्स की थ्योरी है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, तो उसके अंदर वो मान के चलता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा, आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए आपकी तीनों सेम रेशियो के अंदर इंक्रीज़ होती हैं। तो अब यहाँ से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपकी जो कर्व बनेगी वो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। और सप्लाई आपको पता है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का कॉस्ट नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर या प्राइस नहीं मिलेगा तो आप सप्लाई 0 रखोगे। तो इसका इनकम के साथ बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन है और सेम प्रपोर्शन में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उतना ही प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर सप्लाई है जो वो करोगे। तो इसीलिए आपकी जो सप्लाई की कर्व है वो आपकी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ से हम रखेंगे आपकी एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड आपको पता है कि हम 2 तरीके से रखेंगे। एक तो वो डिमांड होगी जो आपकी प्रोड्यूसर ने क्रिएट करी है, और एक डिमांड वो होगी जो लोगों ने प्लान करी है कि वो इस साल अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना पैसा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो डेफिसिट डिमांड के अंदर हमें ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो प्लानिंग से ज़्यादा है। इसका मतलब कि प्रोड्यूसर ने लोगों को जो एग्रीगेट डिमांड का मौका दिया है, यानी कि उनको रोज़गार दिया है, वो एग्रीगेट डिमांड एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिया है। लेकिन लोगों ने उनमें से जो उनको इनकम जनरेट हुई है वो उसका पैसा खर्च कम कर रहे हैं, यानी कि लोगों की प्लानिंग कम है जबकि प्रोड्यूसर ने उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करके दिया है। तो जो आपका ये एग्रीगेट डिमांड एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको समझने के लिए हम बोलेंगे ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। अब जितनी प्रोड्यूसर आपकी एग्रीगेट सप्लाई करेगा उतनी ही उसकी प्रोडक्शन हुई है, और जितनी प्रोडक्शन हुई है उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और जितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है उतनी ही उनकी इनकम है जो वो जनरेट हुई है। लेकिन जितनी इनकम अब लोगों को मिली है, अब जो लोग हैं जो यानी कि हाउस होल्ड है वो उसमें से पैसा है जो वो खर्च कम कर रहे हैं। जितना उनको इनकम जनरेट हो रहा है वो उससे इनकम का बहुत कम पार्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये आपकी नॉर्मल क्या बनेगी, एग्रीगेट डिमांड। यानी कि इसके अंदर आपकी सप्लाई वाली कर्व ऊपर है, यानी कि वो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है लेकिन आपकी डिमांड कम है। तो जब सप्लाई की कर्व ऊपर है इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन दी एग्रीगेट डिमांड है। तो इसके अंदर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और इसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब इसमें आप देखोगे कि ये वाली सप्लाई वाली कर्व आपकी यहाँ पे कट कर रही है और डिमांड वाली कर्व यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि लोगों को इससे हम कनेक्ट करेंगे इसको। लोगों को जो इनकम जनरेट हुई है वो आपकी हुई है ओ से क्यू तक, क्योंकि यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है। तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई करी इस पॉइंट तक, तो इसका मतलब लोगों को पैसा कितना मिला, इतना मिला। इतना क्यों मिला, क्योंकि जितनी उसने आउटपुट की है उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ही लोगों की इनकम जनरेट हुई है। लेकिन अब बात समझने की है कि लोगों ने उसमें से कितना पैसा खर्च किया। लोगों ने खर्च है जो वो उससे क्या किया, कम किया। लोगों को इनकम ओ से लेके क्यू तक मिली है, लेकिन वो उसमें से खर्च कितनी कर रहे हैं, ओ से लेके क्यू 1 तक। तो
तो यहाँ पे आपकी ओ क्या लोगों की एक्चुअल इनकम है जितनी उनको जनरेट हुई है, लेकिन ओ क्या वन है जो वो लोग उस इनकम का पार्ट क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि लोग इतना पैसा उसमें से सेव कर रहे हैं, और जितना पैसा सेव कर रहे हैं उतनी ही लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम होगी। और इसमें जो आपकी ये वाला गैप है, जो हमने ये ट्रायंगल बनाई है, और इस ट्रायंगल को हम इकोनॉमिक्स के अंदर आपका बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। इसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ये आपकी डेफिशिएंट डिमांड है। तो अब जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था, तो उसके अंदर सिर्फ फ़र्क यही है कि जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन आती है तो लोग प्लानिंग ज़्यादा करते हैं जबकि उनको रोज़गार कम मिलता है, तो जिसके कारण इकॉनमी के अंदर एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के अंदर उल्टा होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा मिला है, लेकिन वो उसमें से पैसा है जो वो कम खर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इनके गैप को, इसी को हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और जो आपका ये वाला गैप है, और इस गैप को इकोनॉमिक्स के अंदर हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। आपको एक तो ये पूछा जा सकता है कि डिफ्लेशनरी गैप को आप डायग्राम के अंदर शो करें। तो ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है Q1, ये आपका गैप है जो वो डिफ्लेशनरी गैप है। अगर आपको पूछे कि डेफिशिएंट डिमांड कहाँ पर है, तो आपकी जो ये वाली ट्रायंगल बनेगी, इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड, कि लोगों की डेफिशिएंट डिमांड कितनी है। तो ये आपका डायग्राम है, पर इस डायग्राम के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। आपका पहला पॉइंट तो ये है कि जो डेफिशिएंट डिमांड का केस है, उसके अंदर आपके रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं हुआ और आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है। अगर मैं बात करूं एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड के अंदर ये दोनों पॉइंट इन्वर्स हो जाएंगे। एक्सेस डिमांड के अंदर आपके पास रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज हो चुका है और आपके पास किसी भी प्रकार की एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। तो ये दो पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप ये समझ सकें कि जो एक्सेस डिमांड है और जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे। ये दोनों पॉइंट हम आगे अभी क्लियर करेंगे, पर यहाँ से आपको ये पॉइंट दोनों आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें और उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये आपका टॉपिक है फर्स्ट, डेफिशिएंट डिमांड। तो अगर आपसे पूछे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, तो आप उसकी सिंपल इक्वेशन ये लिखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ ग्रेटर देन दी एग्रीगेट डिमांड एट दी प्लान्ड लेवल, कि जितनी लोगों ने प्लानिंग करी है, प्रोड्यूसर उससे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस को मार्केट्स के अंदर फ्लो कर रहा है। इसके अंदर आपका स्टॉक है जो वो बच जाएगा। और दूसरी बात लिखोगे कि इस कंडीशन के अंदर आपका रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं हुआ और आपकी इकॉनमी के अंदर लोगों की डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी तो है कि आप उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हो। और ये आपको डायग्राम के अंदर इसको शो करके दिखा देना है कि वो कैसे गैप है जो वो क्रिएट होगा। प्रोड्यूसर की प्लानिंग सप्लाई की ज़्यादा है, लेकिन लोग उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग खर्चा कम कर रहे हैं। तो ये आपका जो गैप है इसके बीच में, इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। अगर आपको पूछे कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो ओ से लेके Q तक लोगों को इनकम जनरेट हुई है, लेकिन लोग उसमें से ओ से Q1 तक ही पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर डिफ्लेशनरी गैप। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अब उसके बाद मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ कि जो आपकी एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हुई है, तो चाहे आपकी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन क्रिएट हुई है। अब इन दोनों डिमांड के आपको पता होना चाहिए कि ये किस कारण से हुआ है और उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं। तो ये आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है कि इन दोनों के बीच में आपको ये बताना है कि वो किस कारण से आपकी जो एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन क्रिएट हुई है। तो यहाँ से आपका टॉपिक है, आप इसके कॉजेज़ हैं जो वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेस डिमांड कब क्रिएट होती है, वो किन कारणों से होती है, और दूसरी बात की डेफिशिएंट डिमांड कब क्रिएट होती है और उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं एक्सेस डिमांड का सबसे पहला कॉजेज़ क्या होता है। पर उससे पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, आपको ये पॉइंट बिल्कुल ईजी लगेंगे अगर आप समझ जाएंगे कि आपकी इकॉनमी के 4 सेक्टर कौन से हैं। इकॉनमी के 4 सेक्टर आपके होते हैं। एक तो होता है हाउस होल्ड, एक आपके होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, और आपका एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक आपका होता है फॉरेन सेक्टर।
ये मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक आपका चैप्टर है, सेकंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर मैंने इस चारों सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपने वो वीडियो एक बार देख ली तो आपको ये कंसेप्ट समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो आपका प्रोड्यूसर द्वारा खर्चा किया जाता है वो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो फॉरेन सेक्टर होता है उसका एक ही काम होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स के बेस के ऊपर आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन कब क्रिएट होती है और आपकी डेफिसिट डिमांड की कंडीशन के पीछे के कारण क्या हैं। तो सी को हम डोनेट करते हैं, इसके लिए आपके पास वर्ड होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाता है और उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक्सेस डिमांड का आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और इस केस के अंदर आपकी सप्लाई है जो वो कम है। अब बात ये आती है कि लोगों की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा क्यों हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहली बात तो है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो हाउस होल्ड का गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। यानी कि लोग अब है जो पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर पैसा खर्च करने लग गए, जिसके कारण उनकी जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो इकॉनमी के अंदर बढ़ गया। अब लोग खर्चा ज़्यादा करते क्यों हैं, तो उसके पीछे आप पॉइंट एक्सप्लेन करोगे कि उसके अंदर लोगों की जो MPC है वो हाई हो चुकी है। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि लोगों की अब हैबिट ये हो चुकी है, यानी कि वो पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो पैसा है वो खर्च कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं MPC। MPC का बेसिक मीनिंग अगर आप समझोगे तो इसका बेसिक मीनिंग ये होता है लोगों की गुड्स एंड सर्विस के ऊपर पैसा खर्च करने की हैबिट। इट मीन्स कि अब उनकी हैबिट्स है वो ये हो चुकी हैं कि वो पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर वो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि लोगों की जो एग्रीगेट का डिमांड का लेवल है वो पहले से हायर हो चुका है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आज के मॉडर्न टाइम में जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नवी जनरेशन है, उनकी डिमांड्स हैं जो पहले से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो अपनी सैलरी का बहुत कम पार्ट होता है जिसको वो सेव कर पाते हैं। इसका मतलब उनकी जो यंग जनरेशन की जो सोच है वो ये है कि वो अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो मॉडर्न हो रहे हैं, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो वो पहले से ज़्यादा पैसा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर क्या कर पा रहे हैं, खर्च कर पा रहे हैं। तो जिसके कारण अब उनकी MPC हाई हो चुकी है, और जैसे ही MPC हाई होगी मतलब वो इनकम का ज़्यादा पार्ट खर्च करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है। और इसी का रीज़न ये होता है कि जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो पिछले जो बैकग्राउंड से वो इंक्रीज़ हो चुका है। या इसी पॉइंट को आप थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख सकते हो MPS लो, यानी कि अब उनकी सेविंग्स की हैबिट्स हैं वो पहले से कम हो गई हैं। कंजम्पशन जब आपका बढ़ेगा, आपकी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपकी इनकम का आपका बहुत पार्ट कम होगा जो आप क्या कर पाओगे, सेव कर पाओगे। तो आप इसको चाहे MPC से एक्सप्लेन कर दीजिए और चाहे आप इसको MPS से एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके दोनों पॉइंट सेम रहेंगे। तो यहाँ से आपका C वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि उनकी खर्च करने की हैबिट ज़्यादा होगी, या फिर उनकी सेविंग करने की हैबिट्स है जो पहले से कम होगी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है जो वो करेगा प्रोड्यूसर। अब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हुई है तो उसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट भी कारण है, पर वो इन्वेस्टमेंट वर्क कैसे करता है। इन्वेस्टमेंट आपकी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपकी डिपेंड करती है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। आप बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो पहले से ज़्यादा बेटर ग्रो कर सकता है, तो आप उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। अगर आपको लगता है कि वो आपका बिज़नेस आने वाले टाइम में ज़्यादा बेटर चलने वाला नहीं है, तो आप उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम करोगे। अगर अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल हाई है। अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल हाई है तो इसका मतलब प्रोड्यूसर ने पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है।
अब जितनी ज़्यादा प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा लोगों की इनकम जनरेट होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी उतना ही आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ज़्यादा होगा। आपको खर्चा भी आप पहले से क्या करोगे ज़्यादा, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी अप हो जाता है। तो जैसे जैसे किसी बिजनेसमैन को ये लगता है कि आने वाले टाइम में उसका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, तो वो अपने उस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देता है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल जाता है, और जैसे ही लोगों को रोज़गार मिलता है तो उसका एग्रीगेट डिमांड का लेवल है जो वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है। तो ये था आपका सेकंड रीज़न, बिजनेस एक्सपेक्टेशन। आपको इसके अंदर की पॉइंट नोट करना है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन। अब तीसरी बात आती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को हम बोल देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ने के पीछे एक कारण होता है आपका गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे कारण होती है? गवर्नमेंट के पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, वो तो या तो अपने इनकम के रिसोर्स को कम कर देती है या वो अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ कर देती है। एक्सपेंडिचर के अंदर मान लो कि गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा कर दिया, मतलब पहले से ज़्यादा वो देश के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रही है, जैसे डैम बना रही है, पुल ड्रैम बना रही है, या फिर सपोज़ करो ब्रिज बना रही है, रोड्स बना रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम का इम्प्रूव कर रही है, मार्केटिंग एक्सपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन के काम किसी कंट्री के अंदर होगी तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे लोगों को इनकम मिलेगी, और जैसे ही इनकम मिलेगी तो उनकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल है जो ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे वो सप्लाई कम रह जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के कारण हमारी जो कंडीशन क्रिएट होती है वो आपकी कौन सी होती है? एक्सेस डिमांड। अब दूसरा कारण होता है कि गवर्नमेंट है जो वो आपको सपोज़ करो कि टैक्सेस के अंदर छूट कर देती है, आपको टैक्स कम लगाती है। जैसे ही टैक्स कम होएगा तो उससे आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जितना टैक्स कम लगेगा उतना आपका एमआरपी कम होगा, और आपको पता है कि जितना प्राइस कम होगा उतनी ही लोग डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा, क्योंकि आपका प्राइस का और डिमांड का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। जितनी ज़्यादा प्राइस उतनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होती है, जितना प्राइस कम होगा उतनी आपकी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा। तो इसके कारण भी आपकी एग्रीगेट डिमांड है जो बढ़ सकती है, और जो किस चीज़ को जन्म देती है वो आपको जन्म देती है एक्सेस डिमांड पे। अब इसके अलावा गवर्नमेंट सपोज़ करो कि आपकी जो सब्सिडी है वो इंक्रीज़ कर देती है, आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ज़्यादा सब्सिडी मिलने लगी, इसका मतलब आपके लिए उस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो पहले से क्या हो गया? कम हो गया, और जैसे ही एमआरपी कम होगा तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो आप देखोगे कि इस केस के अंदर, इस केस के अंदर और इस केस के अंदर तीनों स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, और तीनों स्टेप्स के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए तो उसकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल अप हो गया, जिससे हमारी कंट्री के अंदर जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा। अब आपका लास्ट सेक्टर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर का रोल क्या होता है? फॉरेन सेक्टर के अंदर आप लिखोगे कि इसके अंदर आपकी कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो गए। जैसे ही हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए, बाहर से हम प्रोडक्ट्स कम मंगाएंगे, तो आपकी जो लोकल, या आप कह लीजिए कि आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, लोकल जो इंडस्ट्री है, उनके प्रोडक्ट्स पहले से ज़्यादा बिकेंगे। जब लोकल कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो इससे हमारी लोकल कंपनी की प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होगी, और जैसे ही लोकल कंपनी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी, और जैसे इनकम ज़्यादा होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उसकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है। तो इंपोर्ट कम होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इसके साथ आपके लिए कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी? आपकी एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अगर इसी पॉइंट को हम इन्वर्स करें तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इसका मतलब आपको लोकल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपने देश के लोगों की डिमांड भी पूरी करनी है, और साथ साथ में जो आपके प्रोडक्ट की फ़ॉरेन में डिमांड हो रही है, आपको उसकी डिमांड पूरी करने के लिए आपको प्रोडक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको इनकम मिलेगी, और जैसे ही आपको पता है इनकम मिलेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी अप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ कारण हैं
जिनके कारण हमारी कंट्री के अंदर जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है जो वो क्रिएट होती है। अगर इन पॉइंट्स को आप मॉडिफाइड करना चाहते हो, आपको अगर कॉजेज़ पूछे कि डेफिशिएंट डिमांड किस कारण से क्रिएट होती है, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट इन्वर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज़, तो आप इस केस के अंदर लिखोगे कि आपका जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है वो क्या हो गया, डिक्रीज़। जहाँ पे मैंने इसका सब पॉइंट लिखा था कि आपकी एमपीसी हाई हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि लोगों ने खर्च करने की हैबिट कम होगी। जैसे ही लोग खर्चा कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। और इसी का सब पॉइंट आप लिख सकते हो कि लोग पहले से ज़्यादा क्या करने लग गए, सेविंग करने लग गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब चाइना के अंदर लोग पहले से ज़्यादा सेविंग करने लग गए, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहले चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी थी। वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना लोगों के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए पहले चाइना के लोगों की एमपीसी हाई थी, मतलब वो अपनी इनकम का ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। लेकिन अभी फरवरी 2022 के अंदर चाइना के अंदर 3 चाइल्ड पॉलिसी चल पड़ी, मतलब एक फैमिली है जो, या एक पेरेंट्स है वो अपनी फैमिली के अंदर 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो अब इन 3 बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनको अपनी इनकम का बहुत बड़े पार्ट सेव करना पड़ता है। तो इसके कारण चाइना के अंदर एमपीसी अब पहले से ज़्यादा एमपीएस ज़्यादा हो गई है, तो इसके कारण वहाँ पे चाइना के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। और जैसे डेफिशिएंट डिमांड ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि उनकी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसीलिए चाइना की जो इकोनॉमी है पिछले वो 3 या 4 साल से डाउन चल रही है। अब इसके बाद आपकी बात आती है इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट की। तो आप इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट क्या करी थी, बिजनेस के अंदर आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो अब इसके अंदर आपका जो बिजनेस है वो पहले से ग्रो क्या करेगा, कम। यानी कि इसी पॉइंट को हम इन्वर्स कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस है वो बेटर नहीं चलेगा, तो इसके लिए आप उस बिज़नेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे। जैसे इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड अपने आप क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। तो ये कारण था आपका डेफिशिएंट डिमांड का। अब तीसरी बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल के मुकाबले कम कर देगी। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, कंस्ट्रक्शन कम होगी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कम होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होना ही आपका क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड। अब इसके बाद गवर्नमेंट के हम बात करें टैक्सेस की। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो टैक्स बढ़ने से आपका एमआरपी बढ़ जाएगा, और जैसे ही एमआरपी बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी। और इसी पॉइंट को हम इन्वर्स करेंगे, आपकी सब्सिडी कम होगी, सब्सिडी कम होने से गवर्नमेंट की आपके एमआरपी बढ़ जाएंगे, एमआरपी आपके सब्सिडी कम होने से, हाँ, एमआरपी आपके बढ़ जाएंगे, और जैसे ही एमआरपी बढ़ेगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। और इसके बाद फॉरेन सेक्टर के अंदर आपके इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गए। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब कि बाहर से बने बनाए प्रोडक्ट ज़्यादा आने लग गए, तो आपके लोकल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो कम होगी। प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर इसी पॉइंट को हम एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो आपके एक्सपोर्ट पिछले साल से मुकाबले कम हो गए। एक्सपोर्ट कम हो गए तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी। तो मेरे कहने का मतलब बेसिक ये है कि जो आपके एक्सेस डिमांड के जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आप इन्वर्स कर दीजिए, तो इससे आपको डेफिशिएंट डिमांड के सारे कॉजेज़ है जो वो एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको C+I+G+F के फार्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, कि ये आपका हाउस होल्ड का खर्चा है, ये प्रोड्यूसर का है, ये गवर्नमेंट का और ये फॉरेन सेक्टर का, तो इन्हीं 4 पॉइंट्स के अंदर, यानी कि आपके 4 जो सेक्टर्स हैं, इन्हीं 4 सेक्टर्स के अंदर आपके सारे टॉपिक है जो वो छुपे हुए हैं। इन्हीं के अंदर आपको कॉजेज़ है जो वो एक्सप्लेन हो जाएंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं एक्सेस डिमांड के और आपके डेफिशिएंट डिमांड के। तो मैं यहाँ पे आपका जो वीडियो का 3rd पार्ट है जो उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका लगता है कि वीडियो जो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 30 मिनट्स के आसपास हो चुका है। तो इसी वीडियो का मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ, और उस पार्ट 4 के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि जो एक्सेस डिमांड है, जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड है, इसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हो,
और इसी के साथ आपको मैं बताऊंगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशंस क्या होंगे या इससे हमारी इकॉनमी के अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो वो टॉपिक आपके लिए मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सभी व्यूवर्स को आपका ये टॉपिक है जो वो क्लियर होगा। इसका आप जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो का 4th पार्ट लेके आने वाला हूँ। और सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से थैंक यू कि आप अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।